तो कभी सोचा है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर बना किन चीजों से है? आज हम उन्हीं उन्हीं बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी तत्वों को एक तरतीब में, एक ऑर्डर में सजाने की बड़ी रोमांचक कहानी में उतरेंगे। और ये कहानी, यकीन मानिए, विज्ञान की सबसे बड़ी जासूसी कहानियों में से एक है। अब सोचिए, यही तो वो असली चुनौती थी जिसका सामना उस जमाने के केमिस्ट्स कर रहे थे, जब एक के बाद एक नए तत्व खोजे जा रहे थे। सब कुछ बिखरा पड़ा था और उन्हें इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो खोजना ही था। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम देखेंगे कि कैसे शुरुआती कोशिशों से लेकर मेंडलीव की कमाल की सारणी और फिर आखिर में आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक हम पहुंचे। तो देखिए, एकदम शुरुआत में तो वैज्ञानिकों ने बड़ा सीधा सा काम किया। उन्होंने तत्वों को बस दो टीमों में बांट दिया। एक तरफ मेटल्स यानी धातु, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स यानी अधातु। शुरुआत तो अच्छी थी, सिंपल थी, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी एहसास हो गया कि असली कहानी इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। और यहीं से असली जासूसी का काम शुरू हुआ। अब वैज्ञानिकों ने तत्वों के बीच छिपे हुए पैटर्न्स, कुछ मैथमेटिकल कनेक्शंस खोजना शुरू किया और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। एक जर्मन केमिस्ट थे, योहान डोबराइनर। उन्होंने एक बड़ा ही अजीब और दिलचस्प पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि कुछ तत्व 3-3 के ग्रुप में आते हैं, जिन्हें उन्होंने नाम दिया ट्राइड्स या त्रिक। और इसमें कमाल की बात क्या थी? कमाल की बात यह थी कि बीच वाले तत्व का जो एटॉमिक मास था, वो पहले और तीसरे तत्व के मास के एवरेज यानी औसत के लगभग बराबर था। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। कैल्शियम, जिसका एटॉमिक मास है 40, और बेरियम, जिसका मास है 137। अब अगर हम इन दोनों का औसत निकालें, 40 + 137 को 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलता है 88.5। और पता है बीच वाला तत्व कौन सा है? स्ट्रोंटियम, जिसका असल मास है करीब 87.5। कितना करीब है ये? ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था, है ना? ये एक बहुत बड़ा सुराग था। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम थी। ये जो जादुई नियम था ना, ये हर तत्व पर लागू नहीं हो पा रहा था। मतलब ये पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा तो था, पर पूरी तस्वीर वो अभी भी साफ नहीं थी। और फिर अगला सुराग मिला संगीत से, हाँ, म्यूजिक से। एक साइंटिस्ट थे, जॉन न्यूलैंड्स। उन्होंने कहा कि जैसे म्यूजिकल स्केल में 8वां सुर सा पहले सुर जैसा ही होता है, ठीक वैसे ही अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते एटॉमिक मास के हिसाब से रखें तो हर 8वें तत्व की प्रॉपर्टीज पहले वाले से मिलती जुलती हैं। पर न्यूलैंड्स का ये संगीत ज्यादा देर तक चला नहीं। ये नियम सिर्फ हल्के तत्वों तक, मतलब कैल्शियम तक ही काम कर रहा था। उसके बाद सब गड़बड़। और जब बाद में नोबल गैसें खोजी गईं, तब तो पूरा सुर ताल ही बिगड़ गया। ऊपर से उन्होंने ये मान लिया था कि दुनिया में बस 56 ही तत्व हैं, जो कि बिल्कुल गलत था। तो ये कोशिश भी नाकाम रही। और फिर कहानी में एंट्री होती है दिमित्री मेंडलीव की, वो इंसान जिसने इस पूरी पहेली को एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी नजरिए से देखा। मेंडलीव का जो नियम था वो सुनने में बड़ा सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि तत्वों के गुण उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। मतलब जब उन्होंने उस समय तक खोजे गए सभी 63 तत्वों को उनके बढ़ते एटॉमिक मास के हिसाब से जमाया, तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन नहीं बनाई। उन्होंने देखा कि एक खास इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज खुद को दोहरा रही हैं, बार बार एक पैटर्न में। लेकिन मेंडलीव का असली जीनियस सिर्फ चीजों को अरेंज करने में नहीं था। नहीं, उनका सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम था अपनी टेबल में जानबूझकर खाली जगह छोड़ना। उन्हें पूरा यकीन था कि ये जगह उन तत्वों के लिए हैं जो अभी तक खोजे ही नहीं गए हैं। जरा मेंडलीव की उस ओरिजिनल टेबल के इस हिस्से को देखिए। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ठीक नीचे उन्होंने खाली जगह छोड़ दी। और सिर्फ जगह ही नहीं छोड़ी, उन्होंने इन अनजाने अनदेखे तत्वों की प्रॉपर्टीज तक बता दी कि उनकी डेंसिटी क्या होगी, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। कमाल है ना? और हुआ क्या? उनकी भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक साबित हुईं। सालों बाद जब गैलियम और जर्मेनियम की खोज हुई तो उनकी प्रॉपर्टीज हूबहू वैसी ही निकलीं जैसी मेंडलीव ने बताई थीं। बस इसी एक सफलता ने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को साइंस की दुनिया का एक अटल सच बना दिया। लेकिन ये शानदार टेबल भी परफेक्ट नहीं थी। इसमें भी कुछ कमियां थी। जैसे हाइड्रोजन को कहाँ रखें, ये तय नहीं था। और एक सबसे बड़ी पहेली थी आर्गन और पोटेशियम की। देखिए, आर्गन का मास पोटेशियम से ज्यादा है, फिर भी उसे टेबल में पहले रखा गया। ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब एटॉमिक मास के पास नहीं था।
इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहेली के एक आखिरी सबसे जरूरी टुकड़े की जरूरत थी, और ये टुकड़ा खोजा हेनरी मोज़ले ने। साल 1913 में हेनरी मोज़ले ने वो आखिरी टुकड़ा ढूंढ निकाला। उन्होंने साबित कर दिया कि किसी भी तत्व की असली पहचान उसका एटॉमिक मास यानी वजन नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, यानी उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। और बस इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेंडलीव की टेबल की सारी गड़बड़ियां जैसे जादू से गायब हो गईं। तो अब चलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की दुनिया में। ये सिर्फ एलिमेंट्स की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये तो जैसे पूरे मैटर के रहस्यों का एक खजाना है, एक नक्शा है जो हमें बताता है कि कौन सा तत्व कैसे बिहेव करेगा। मिसाल के तौर पर एटम का साइज देखते हैं। जैसे ही हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, नए इलेक्ट्रॉन शेल्स जुड़ते जाते हैं और एटम का साइज बड़ा होता जाता है। लेकिन जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो न्यूक्लियस का खिंचाव बढ़ने की वजह से एटम का साइज छोटा होता जाता है। देखिए कितना सुंदर और कितना लॉजिकल है सब कुछ। और यही चीज मेटालिक कैरेक्टर यानी धात्विक गुणों पर भी लागू होती है। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान हो जाता है, इसलिए तत्व ज्यादा मेटालिक हो जाता है। वहीं जब हम पीरियड में आगे बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होने से इलेक्ट्रॉन को छोड़ना मुश्किल हो जाता है और मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाता है। मतलब टेबल का स्ट्रक्चर ही हमें एलिमेंट के बिहेवियर की पूरी कहानी सुना देता है। तो चलिए इस सफर के आखिर में इन दो सबसे अहम टेबल्स की आमने सामने तुलना करते हैं और देखते हैं कि विज्ञान ने कितनी लंबी दूरी तय की है। तो सबसे बड़े अंतर क्या हैं? देखिए, मेंडलीव की टेबल का आधार था एटॉमिक मास, जबकि मॉडर्न टेबल का आधार है एटॉमिक नंबर। बस इस 8 बदलाव ने सब कुछ ठीक कर दिया। ग्रुप्स की संख्या 8 से 18 हो गई, आइसोटोप्स को उनकी सही जगह मिल गई और आर्गन पोटेशियम जैसी सारी पहेलियां सुलझ गईं। ये साइंस की तरक्की का एक बेहतरीन उदाहरण है। पीरियोडिक टेबल वाकई विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, एक ऐसा नक्शा जो हमें इस ब्रह्मांड के कोड को समझने में मदद करता है। लेकिन यह हमें एक बात और याद दिलाती है कि खोज का यह सफर कभी खत्म नहीं होता। कौन जानता है कल कोई ऐसी नई खोज हो जाए जो हमें इस पूरे नक्शे को फिर से बनाने पर मजबूर कर दे। और यही सवाल विज्ञान को हमेशा इतना रोमांचक बनाए रखता है।